अब आप कभी वहां पहुंच करके विचार करो कि मोड़ तो हमें ध्यान है और मोड़ ही हमें ध्यान रहते हैं, लेकिन हम देखें इन जनरल हमारे अंदर एक चीज दिखाई देगी कि ये रास्ता था। कभी आप कल्पना करें कि एक रास्ता था, जिस रास्ते से हम चल करके आए वो रास्ता तो बिल्कुल रास्ता ही था, उसमें कुछ मोड़ नहीं था। रास्ता तो रास्ता ही है, उसको हम केवल रास्ते के रूप में देखें। मोड़ तो हमने अलग अलग तरीके से पहचान बनाने के लिए अपने ध्यान में रखे हैं, लेकिन वे हैं सब रास्ते से ही जुड़े। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? हर स्पेसिफिक चीज में हर कॉमन फैक्टर भी रहता है। इसको इस तरीके से समझो, क्या बोल रहा हूं? हर स्पेसिफिक चीज में एक कॉमन फैक्टर भी रहता है। मोड तो हो गया स्पेसिफिक, और कॉमन क्या हो गया? पूरा पाथ, वो क्या है? कॉमन है। हम हमेशा ध्यान में रखते हैं स्पेशल चीज को, जो स्पेसिफिक फैक्टर के रूप में होता है हमारे सामने। कॉमन फैक्टर के बारे में हम कभी नहीं सोचते हैं। कॉमन फैक्टर हमें कभी ध्यान नहीं रहता, हमें हमेशा क्या ध्यान देता है? स्पेसिफिक फैक्टर। इस मोड़ से इधर जाना, फिर राइट से, फिर आगे जाके लेफ्ट जाना, फिर लेफ्ट से फिर इधर सीधा जाना, ये सब हमारे जीवन में जो आते हैं, ये सब मोड़ तो हम याद रखते हैं। ये तो रास्ते के मोड़ हो गए, आपके जीवन के मोड़ कुछ और अलग भी होते हैं। नहीं समझ आ रहा? शादी होने से पहले के मोड़ अलग होते हैं, शादी होने के बाद मोड़ अलग हो जाता है, जॉब नहीं लगती है तब मोड़ अलग होता है, जॉब लग जाती है तब फिर एक नया मोड़ फिर आ जाता है। ना जाने कितने मोड़ आते रहते हैं जीवन में, आते हैं ना। और इन सब मोड़ों में हम इस तरीके से एक में एक होते चले जाते हैं कि हमें कभी भी उस कॉमन फैक्टर की ओर हमारी दृष्टि नहीं जाती जिसके लिए यहां कहा जा रहा है। हम हमेशा उस टर्न को याद रखते हैं, कब हमारे जीवन में नया मोड़ आया उसको याद रखा जाता है, उसी को कहा जाता है। जब मेरी जॉब लग गई मेरे जीवन में नया मोड़ आया, जब मेरा विवाह हो गया मेरे जीवन में नया मोड़ आया। समझ आ रहा है? जब मुझे और ज़्यादा प्रोग्रेस, पदोन्नति मिली तब मेरे जीवन में नया मोड़ आया। जब हम किसी स्पेशल और व्यक्ति से मिले, हमारे लिए कुछ और नई दिशा मिली, तो हमारे जीवन में फिर एक नया मोड़ आया। मोड़ सबको याद रहेंगे, इसी को यहां कहा जा रहा है। सब पर्यायों को याद रखते हैं, पर्यायों में लीन रहते हैं, पर्यायों में ही मूढ़ बने रहते हैं। पज्जय मूढ़ा, याद कर लो अच्छे ढंग से। पूरे प्रवचन सार में कुछ याद रहे ना रहे, ये पज्जय मूढ़ा ही पर समया, ये जो 103 नंबर की गाथा का अंतिम वाक्य, ये तो बिल्कुल ध्यान में ही रखना। समझ आ रहा है? फिर यहां पर आगे उसी का और डिटेल बढ़ रहा है 104 नंबर की गाथा में कि वो पज्जय मूढ़ा पर समया है, तो स्व समय क्या है वो आगे अब बताया जाने वाला है। तो जो उसका उल्टा है वही स्व समय हो गया। जो पर्यायों में मूढ़ है वो पर समय है। अब पर्यायों के साथ में जो एक कॉमन चीज चल रही है लगी हुई उसके साथ में, जिसे हम कॉमन फैक्टर कह रहे हैं, बस उसकी तरफ दृष्टि लाना, वही स्व समय की ओर दृष्टि लाना है। समझ आ रहा? हर मोड़ पर मोड़ ही ना दिखे, रास्ता भी दिखे, कि रास्ता तो वही है, डंबर तो वही है। जब रास्ता बनता है तो एक साथ बनता चला जाता है। कर्व जो आता है, टर्न जहां आता है, वो तो हमें याद रहता है कि भाई हम इधर मुड़ गए, लेकिन रास्ते की दृष्टि से देखो तो रास्ता तो सब एक ही है। तो रास्ते को देखना स्व समय हो गया। समझ आ रहा है? और केवल जो है पर्याय को देखना, मोड़ को देखना, पर समय होगा। केवल पर्याय को देखना। अगर आपने रास्ते को उस मोड़ के साथ देख लिया और मोड़ को भी रास्ते के साथ जान लिया, तो भी आप एक दृष्टि से स्व समय कहलाएंगे। ये भी याद रखना, क्योंकि अभी तक तो हम केवल पर्याय को ही जानते थे, पर्याय में ही मूड रहते थे। अब हमने जब प्रवचन सार सीखा, पढ़ा, तो हमें द्रव्य, गुण और पर्याय तीनों चीजें ध्यान में आईं। तो अब हम उस पर्याय को पर्याय के रूप में देखते हुए भी अब कैसे देखेंगे?
ये द्रव्य की पर्याय है। अब दृष्टि बदल जाएगी। ये उस रास्ते का मोड़ है। अभी तक तो केवल मोड़ था दिमाग में, अब क्या हो गया? ये उसी रास्ते का मोड़ है। रास्ता कॉमन था, उसी रास्ते का यह मोड़ है। अभी तक हमने मनुष्य की पर्याय को केवल मनुष्य रूप ही माना। अब जब हमने सीखा द्रव्य गुण पर्याय, तो द्रव्य की, जीव द्रव्य की ये विभाव व्यंजन पर्याय है, ऐसा सिखाया गया है। क्या है ये? जीव द्रव्य की विभाव व्यंजन पर्याय है। विभाव का मतलब जो अपना नेचर नहीं है, नेचुरल, अपने नेचर से निकली हुई नहीं है, ये पर्याय। इसलिए क्या हो गई? विभाव। मतलब स्वभाव माने जो अपने नेचर से जुड़ी हुई चीजें वो हो गई स्वभाव, और जो उसके विपरीत हो गई वो क्या हो गया? विभाव। व्यंजन का मतलब वह प्रकट हो रही है जो हमें दिखने में आ रही है, जिसके साथ हम कुछ समय तक रह सकते हैं, ये उसकी हो गई व्यंजन। व्यंजन का मतलब ये समझ लो कुछ टाइम तक रहने वाली चीज, उसको क्या कहा? व्यंजन। और पर्याय माने कुछ टाइम तक रहते हुए भी वो है पर्याय, क्योंकि वह हो करके पलट जाएगी, चेंज हो जाएगी, वह उसी रूप में नहीं बनी रहेगी। समझ आ गया? तीन जो चीजें, विभाव, व्यंजन, पर्याय। ये तो पर्याय के विशेषण हो गए। अब ये पर्याय है किसकी? तो जीव द्रव्य की। कौन से द्रव्य की? जो जीव एक अलग द्रव्य है, उस द्रव्य की ये परिणतियां विभाव रूप में जब दिखाई देती हैं, तब आचार्य कहते हैं आपने अभी तक इस मनुष्य की पर्याय को मनुष्य ही माना, ये नहीं जाना कि ये अपने आत्म द्रव्य की पर्याय है। अभी तक हमने क्या माना था? बस ये मनुष्य हूं, मैं मनुष्य हूं, मेरा मनुष्य शरीर है, मैं मनुष्य हूं, और उस शरीर के लिए जो कुछ भी आवश्यक साधन सामग्री होती है, बस वो भी सब मेरी है, और वो सब मेरे काम में आने वाली है। मेरा इसके साथ और इसका मेरे साथ में हमेशा से जुड़ाव रहा है, रहेगा, इसी से मेरा अस्तित्व बना हुआ है। ये हर किसी प्राणी के अंदर अपने आप पड़ा हुआ भाव रहता है। इसी को बोलते हैं मिथ्यात्व भाव, उल्टा परिणमन, उल्टी बुद्धि, उल्टी श्रद्धा। इसी को यहां आचार्य कहते हैं कि जब हम स्व समय को जानने लग जाते हैं, माने स्व शास्त्र को जानने लग जाते हैं, तो हम पर्यायों की मूढ़ता छोड़ पाते हैं। क्योंकि हमारे ज्ञान में आ पाता है कि मैं केवल पर्याय रूप ही नहीं हूं, मैं द्रव्य से अपना संबंध रखता हूं, और पर्याय द्रव्य से निकलने वाली एक लहर है। क्या है? लहर। जैसे समुद्र से लहरें निकलती हैं, ऐसे ही पर्याय द्रव्य से निकलती हैं और द्रव्य में ही लीन हो जाती हैं। उन्मज्जन्ति निमज्जन्ति पर्याया जल कल्लोलवत्। जल की लहरों की तरह पर्याय उत्पन्न होती हैं और मिट जाती हैं। तो ये जो हमारे लिए पूरी की पूरी नॉलेज हो गई, द्रव्य की, गुण की, पर्याय की, ये नॉलेज होने पर भी हमारी मूढ़ता एकदम से छूट जाती है, और हम कुछ हद तक स्व समय हो गए, ये समझ लेना चाहिए। कुछ हद तक, अभी पूरे स्व समय नहीं हुए, मतलब स्व समय की शुरुआत हो गई। अभी तक हम क्या थे? केवल पर समय थे। अब हमने स्व सिद्धांत को जान करके अपने स्व समय की शुरुआत कर ली। कब कर ली? जब हमें द्रव्य, गुण और पर्याय का स्वभाव पता पड़ गया। अब आपसे कोई पूछे कि ये मनुष्य पर्याय किसकी है, तो क्या बोलोगे? जीव द्रव्य की। फिर आपसे कोई पूछे अगर ये जीव द्रव्य की है तो फिर हमेशा ही बनी रहनी चाहिए, मिट क्यों जाती है? क्योंकि ये पर्याय है, इसलिए मिट जाती है। इसका स्वामी कौन है? किसकी है? जीव द्रव्य की है। द्रव्य की है
तो ये उसके साथ हमेशा बनी रहने वाली है या छूट जाने वाली है? छूट जाने वाली है। छूटते हुए भी ये उसकी स्वाभाविक है कि वैभाविक है? वैभाविक है। समझ आ रहा है? फिर आपसे कोई पूछे तो फिर स्वभाव पर्याय कौन सी होती है? ये तो विभाव पर्याय होगी जीव द्रव्य की। अब स्वभाव पर्याय कौन सी होती है? तो क्या बोलोगे? भूल गए? परसों बताया था, जो जीव द्रव्य की सिद्ध पर्याय है वह उसकी स्वभाव पर्याय है। सिद्ध पर्याय है वो उसकी क्या है? स्वभाव पर्याय। स्वभाव भूत उसकी व्यंजन पर्याय समझ। और वह पर्याय जो प्रकट हुई है, तो वह प्रकट हुई पर्याय तो उसमें भी है, लेकिन वह उसी रूप में हमेशा बनी रहने वाली पर्याय है। बदलते हुए भी वह उसी में बदलाव होगा, अन्य रूप में उसका पलटन नहीं होगा। ये ऐसी पर्याय है। नहीं समझ आया? विभाव तो अन्य अन्य रूप में होता रहता है, विभाव का तो कोई ठिकाना नहीं है। मनुष्य से देव, देव से फिर मनुष्य, मनुष्य से पशु, पशु से फिर नारकी, नारकी से फिर मनुष्य, पशु, फिर पशु से फिर मनुष्य, पशु से फिर मनुष्य, से फिर देव, देव से फिर नारकी, मनुष्य। ये तो सब पलटती रहेंगी, विभाव का कोई ठिकाना नहीं। लेकिन स्वभाव जो पर्याय होती है वो एक बार प्राप्त होने के बाद में वैसी ही बनी रहती है, लेकिन उसमें उसी रूप परिणमन होता रहता है। उसमें उसी रूप, जैसे अभी मनुष्य पर्याय अपनी बनी हुई है, तो इसमें मनुष्य पर्याय रूप ही परिणमन होगा। 60 साल तक, 70 साल तक जब तक ये पर्याय है, तो इसमें मनुष्य पर्याय रूप ही परिणमन है। ऐसे ही वो सिद्ध भगवान की पर्याय अनंत काल के लिए बन जाती है, तो उसमें अनंत काल तक उसी रूप, सिद्धत्व रूप ही उसका परिणमन रहेगा। इसको क्या समझना? ये उनकी द्रव्य की, जीव द्रव्य की, आत्म द्रव्य की स्वभाव भूत पर्याय हो गई। समझ आ रहा? कुछ कठिन तो नहीं है। अब थोड़ा सा ऐसे ही गुणों के साथ होता है। हमारा ज्ञान, हमारा सुख, हमारा दर्शन, ये सब जो हमें अभी अनुभूत हो रहा है, अभी मिला है, ये भी एक सा रहता है कि बदलता रहता है? ये बाहर की पर्याय तो बदल ही रही है, लेकिन भीतर का ज्ञान, दर्शन, सुख, दुख सब बदलता रहता है ना। तो ये सब क्या हो गया? ये सब हमारी विभाव गुण पर्याय है। ये गुणों की पर्याय है, जो उस द्रव्य के अंदर जो क्वालिटी हैं, उन गुणों की ये विकृत विभाव रूप पर्याय हैं। और जब ये सब पर्याय छूट करके केवल सिद्धत्व रूप में अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख रूप हो जाती हैं, तो ये उस द्रव्य की स्वभावभूत गुण पर्याय कहलाएं। आ गया समझ में? ये स्वभावभूत गुण पर्याय होगा। तो स्वभाव और विभाव, ये सभी चीजें जुड़ी हुई हैं किसके साथ? द्रव्य के भी साथ, गुणों के भी साथ और पर्यायों के भी साथ। ये तीनों चीजें तीनों के साथ जुड़ी हैं। और इसी चीज को समझने के लिए कि ये पर्याय केवल पर्याय रूप में नहीं है, इनका भीतरी संबंध किससे है? द्रव्य से है। इतना अगर अपने दिमाग में बैठ गया कि द्रव्य के गुण हैं, ये द्रव्य की पर्याय है। किसी के अंदर ज्ञान कम है, किसी के अंदर ज्ञान ज्यादा है, मतलब क्या कहना? किसी की आत्म द्रव्य का ज्ञान गुण ज्यादा विकसित हो गया, किसी की आत्म द्रव्य का ज्ञान गुण ज्यादा दब गया कर्मों से। समझ आ रहा? तो ये क्या हो गया? उस ज्ञान की जितनी पर्याय प्रकट हुई, उतना ही उसके लिए ज्ञान होगा। जैसे बल्ब होता है, प्रकाश होता है, हम उस प्रकाश को, जैसे मान लो उसमें 250 वोल्ट तक का उसमें प्रकाश देने का उसके अंदर एक कैपेसिटी है ना। हम उसको जो है अपने रेगुलेटर से, स्टेबलाइजर से उसका कनेक्शन करके उसके वोल्टेज को कम भी कर सकते हैं। तो हमने उसको थोड़ा सा प्रकाश दिया पहले,
फिर और प्रकाश बढ़ाया, उसका प्रकाश और बढ़ गया, और प्रकाश बढ़ाया और बढ़ गया। उसकी जितनी कैपेसिटी थी उतना फुल वोल्टेज तक आते आते उसका प्रकाश पूरा का पूरा जब हमें प्राप्त हो गया तो वो क्या कहलाएगा? वह पूर्ण प्रकाशमय हो गया, उसकी पर्याय पूर्ण प्रकट हो गई, है ना। और जब तक वह थोड़ी कम, कभी ज्यादा, कभी हल्की, कभी मंदी, कभी बंद हो गई, कभी चालू हो गई, ये सब चलता रहता है, तब तक क्या रहता है? ये सब उसकी अपूर्णता रहती है। ये उसका क्या है? अपूर्ण स्वभाव है। तो जब तक ये अपूर्ण रहेगा, इनकम्प्लीट रहेगा, तब तक उसको कहा जाएगा ये सब क्षयोपशम भाव के साथ चल रहा है, ये सब क्षयोपशम ज्ञान है। हम सभी का ज्ञान कैसा है? क्षयोपशम। क्षयोपशम का मतलब क्या हो गया? बस कभी कम कभी ज्यादा, इनकम्प्लीट अवस्था जो रहती है वो उसकी क्षयोपशम दशा है। और जब वही पूर्ण प्रकट हो गई तो वो हो गया उसकी क्षायक दशा। ऐसे ही हमारी आत्मा का ज्ञान गुण, उसकी पर्याय, वह कभी थोड़ी अधिक दिखने लग जाती है, कभी कम हो जाती है, ये सब चलता रहता है जब तक संसार में जीव रहता है। लेकिन जब उसे क्षायक ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, क्षायक भाव की प्राप्ति हो जाती है, तो वह कंप्लीट नॉलेज उसके अंदर आ जाती है। उसे कहते हैं पूर्ण ज्ञान, पूर्ण प्रकाश। तो यही यहां पर आचार्य देव कहते हैं, जे पज्येषु निर्दा जीवा पर समयत्य निदिष्ठा। 104 नंबर की गाथा में कि जो पर्यायों में निरत हैं, निरत माने एकांत रूप से जो केवल पर्यायों को ही जानते हैं और पर्यायों में ही लीन है, बस पर्यायों में ही डूबे हुए हैं, पर्यायों के अलावा जिन्हें कभी द्रव्य का ज्ञान, श्रद्धान कुछ नहीं आता, वे सब क्या है? वे सब पर समया हैं, है ना। अब यहां पर समय किसको कह दिया? जो केवल एकांत रूप से पर्यायों में ही लीन है, मतलब जिन्हें द्रव्य गुण पर्याय की होल सोल जो नॉलेज होनी चाहिए वो नहीं है, केवल उन्हें पर्यायों की नॉलेज है और पर्यायों से ही अपने अस्तित्व को जानते हैं, इसलिए सब कैसे हैं? पर्याय गुण। लेकिन यहां पर क्या कहते हैं आगे? स्वसमय कौन कहलाएंगे? आद स्वभावे ही ठिदा ते सग समया मुड़े दब्बा। क्या कहते हैं? जो अपने आत्म स्वभाव में स्थित हैं वे यहां पर सग समय माने स्व समय वाले कहलाएंगे। उन्हें स्व समय जानना। किनको? जो अपने आत्म स्वभाव में स्थित हो गए उन्हें स्व समय कहा है। समझ आ रहा? अब यहां पर जब वर्णन किया जाता है तो आचार्यों की यह दृष्टि रहती है कि हम जो वर्णन कर रहे हैं वो वर्णन पूरा कंप्लीट होना चाहिए, अधूरी बात नहीं बताएंगे। अधूरी बात तो हमें अपने दिमाग से सीखनी पड़ेगी और ये समझनी पड़ेगी कि जब तक हम उस रास्ते पर चल रहे हैं तब तक हम अधूरे होते हुए भी जब तक उस मंजिल को प्राप्त नहीं कर लेंगे तब तक हम पूर्ण नहीं होंगे। यहां पर क्या कहेंगे? आत्म स्वभाव में स्थित होने पर ही आप स्व समय कहलाएंगे, है ना। लेकिन स्व समय की शुरुआत कहां से हो जाती है? जब हम स्व आगम को जानने लग जाते हैं तो यहां से भी स्व समय की शुरुआत हो जाती है। हां, गुणस्थान की अपेक्षा भी कह सकते हैं, बात वही है, कह सकते हैं चौथे गुणस्थान से भी, इसलिए कि स्व समय और पर समय का जो विभाजन यहां किया गया है वो तो अपनी दृष्टि से अलग है, क्योंकि ये अध्यात्म ग्रंथ है। तो स्व समय माने जब वो कंप्लीट अपने में ही स्थित हो गया तो स्व समय हुआ। लेकिन उस स्व समय की शुरुआत कहां से होती है? तो आचार्य कहते हैं जो स्व समय और पर समय दोनों को जानकर के स्व समय में आदर करता है उससे ही स्व समय की शुरुआत हो जाती है। जैसे कि हम प्रतिक्रमण पाठ वगैरह में भी पढ़ते हैं, आचार्य होते हैं, साधु होते हैं, स्व समय को भी जानने वाले होते हैं और पर समय को भी जानने वाले होते हैं।
तो स्व समय और पर समय के जो ज्ञाता हैं उनको भी वहां पर स्व समय का ज्ञाता कहा गया है। तो उस दृष्टि से देखें तो वहां से भी स्व समय शुरू हो रहा है, और जहां से किसी भी श्रावक के अंदर या किसी भी जीव के अंदर ये द्रव्य गुण पर्याय का ज्ञान स्पष्ट होने लग जाए और उसे ये भाषित होने लग जाए कि हाँ ये सब द्रव्य की पर्यायों का खेल है, द्रव्य का परिणमन है, और इसकी पर्यायों की आसक्ति के कारण से ये संसार में सब राग द्वेष चल रहा है, तो वह भी एक तरह से आप स्व समय की शुरुआत समझ लेना चाहिए। ये तो अंत है जो यहां लिखा है, एंड पॉइंट है ये। आत्म स्वभाव में स्थित हो गया तो वो सिद्ध ही बन गया, अब बचा ही गया, अरिहंत हो गया, सिद्ध हो गया। आत्म स्वभाव में स्थित तो तभी होगा जब वो पूर्ण रूप से अपने ही आत्म गुणों में स्थित हो गया, आत्म स्वभाव में स्थित हो गया। तो ये तो अंत हो गया, एंड पॉइंट बता दिया। इनिशियल पॉइंट उसका शुरू कहां से होगा? जहां से उसको ये नॉलेज मिलने लग जाती है कि ये द्रव्य है, ये गुण है, ये पर्याय हैं। द्रव्य और गुण हमेशा एक साथ बने रहते हैं, पर्यायें बदलती रहती हैं, तो हमारे आत्म द्रव्य की यह पर्याय है। ये इसको गुण जिसके अंदर इस तरीके की नॉलेज आने लगी तो यहां से वह स्व समय प्रारंभ हुआ। अब क्या होगा? अब उसका स्व समय प्रारंभ होते ही उसके अंदर एक जो मिथ्या भाव पड़ा था, किसके प्रति? अपने सभी संबंधियों के प्रति, अपने प्रति, अपने से जुड़ी हुई सभी चीजों के प्रति, कि ये सब मेरे ही हैं और मैं इन सब का ही हूं, मेरे बिना इनका कोई अस्तित्व नहीं और इनके बिना मेरा कोई अस्तित्व नहीं। तो थोड़ा सा उस ज्ञान के वेग में, जो पहले जो ज्ञान का वेग चल रहा था जिसे उद्वेग कहा जाता है, उसमें थोड़ी सी एक कमी आती है, थोड़ा शांत होता है। बेटा थोड़ा ठहर, तो कितना दौड़ रहा था, तो कितना भाग रहा था, कितना सोच रहा था, ये मेरे मैं इनका। तो इतना पढ़ने के बाद, ज्ञान होने के बाद उसे थोड़ा सा शांति मिलती है, थोड़ा सा हाँफी लेता है वो। हाँ, अरे मैं कहाँ दौड़ा जा रहा था, कहाँ दौड़ा जा रहा था। वो दौड़ने वाली चीज को तो हम कभी पा ही नहीं सकते थे जिसको दौड़ करके हम पाना चाह रहे थे। तो वो क्या करता है? फिर थोड़ी सी हाँफी लेता है, फिर थोड़ा सा शांत बैठता है, फिर स्वभाव के बारे में जानकारी लेता है। क्या जानकारी लेता है? जो चीज हमसे छूटी हुई है वह चीज हमारे द्रव्य की नहीं है, वो उसी के द्रव्य की पर्याय है। क्या समझ आया? अभी तक वो क्या कर रहा था? उसकी पर्याय को अपनी बनाना चाह रहा था। अब जब उसको ये द्रव्य गुण पर्याय का ज्ञान होता है तो वो क्या सोचता है? मेरे द्रव्य की पर्याय तो मेरे पास है और उसके द्रव्य की पर्याय उसके पास है। वो अगर मर गया, चला गया, वियोग हो गया, तो वह अपने द्रव्य की इस पर्याय को छोड़ करके चला गया, दूसरी पर्याय को उसने ग्रहण कर लिया, लेकिन मेरे द्रव्य की पर्याय तो मेरे पास में है। इतना जो उसके अंदर एक भेद ज्ञान आने लग जाता है, मेरा द्रव्य आत्मद्रव्य, मेरे गुण ज्ञान सुख आदि मेरे गुण और ये मनुष्य आदि पर्याय, इन सबके कॉम्बिनेशन से मेरा ये जीवन चल रहा है। तो अब उसे भीतर से ये सब चीजें अलग अलग दिखते हुए भी उनके साथ में रहता है, लेकिन समझता है कि ये द्रव्य की पर्यायें, गुणों की पर्यायों के साथ में जीवन चल रहा है। तो वह भी स्व समय कहलाने का अधिकारी हो जाता है, अगर शांति आ जाए तो। क्या सुन रहे हो? शांति का मतलब द्रव्य गुण पर्यायों के चिंतन से मन शांत हो जाए, जो उद्वेग भरे थे वो थोड़ा सा कम हो जाए और उसका स्ट्रेस रिलीज हो जाए, तो उसके लिए अपने समय में आने का एक मौका मिल जाता है। कसायों का प्रभाव तो होता ही है, लेकिन कसायों से भी ज्यादा प्रभाव रहता है मिथ्या बुद्धि का।
किसका? मिथ्या बुद्धि, मिथ्या श्रद्धा। तो वह मिथ्या बुद्धि, मिथ्या श्रद्धा जब हट जाती है या एक बार उस पर कहीं पर भी ब्रेक लग जाता है तो फिर कसाएं भी हल्की होती हैं, फिर वो कसाएं भी उसके ऊपर ज़्यादा प्रभाव नहीं डाल पाती हैं, हल्का वह होने लग जाता है। क्योंकि उसे रह रह करके फिर एक जो नया ज्ञान उसकी श्रद्धा में आया है उसकी उसे याद आने लग जाती है। समझ आ रहा है? अब लोग चाहते हैं महाराज कोई ऐसा योग बताओ जिससे टेंशन रिलीज हो, स्ट्रेस दूर हो। क्या समझ आ रहा है? अब टेंशन तो हम समझते हैं बर्डन ऑफ नॉलेज। टेंशन क्या है? ज्ञान का बर्डन है, ज्ञान के ऊपर बर्डन, यूं समझ लो। बर्डन अपॉन नॉलेज या बर्डन ऑफ नॉलेज। जब वो बर्डन हमने बना रखा है तो बर्डन किसका है? हर द्रव्य को देखो, वो अपनी अपनी पर्याय के साथ परिणमन कर रहा है। जब जिसका वह परिणमन उस द्रव्य का उसके साथ है तो हम उस द्रव्य के परिणमन को कराने के लिए अपने ऊपर बर्डन कैसे ले सकते हैं? नहीं समझ आ रहा? किसी बॉस ने आपके ऑफिस में आपसे कह दिया कि इतने टाइम में ये काम होना है। अब आपके लिए टेंशन शुरू, बस टेंशन यही है और कुछ नहीं है। जितने भी जॉब में रहने वाले हैं उन सबको टेंशन क्यों होती है? टाइम मैनेज करना। वर्कलोड जो ऑफिसर ने दे दिया, जो उस अपने बॉस ने दे दिया, अब उसको जो है हम समय पर करके दे पाते हैं कि नहीं दे पाते हैं, बस ये उनके लिए टेंशन हो जाती है। और वो टेंशन क्यों होती है? अगर हम नहीं कर पाएंगे तो हमारा आगे प्रमोशन नहीं होगा, फिर ये और एक टेंशन का कारण है। नहीं समझ आ रहा? तो उस टेंशन से वो एक टेंशन जुड़ गई। अगर कोई भी वर्कर इतना सोच ले कि हम अपना काम अपनी इच्छा से, अपनी लगन से कर रहे हैं और जितना हम समय देंगे उतना हम समय ईमानदारी के साथ दे करके इस काम को करेंगे, समय पर जितना हो जाएगा हो जाएगा। अगर बॉस ने ज्यादा भी दे दिया है तो हम उससे कह सकते हैं कि ये काम जो है थोड़ा हमारे लिए ओवरलोड था। अगर वो समझदार हो तो मानेगा, नहीं समझदार हो तो फिर क्या समझ आ रहा है? आपको ही मानना पड़ेगा। अब आपको ये सोचना है कि आपके लिए काम महत्वपूर्ण है, आगे का प्रमोशन महत्वपूर्ण है कि अपने दिमाग का बैलेंस रहना महत्वपूर्ण है। नहीं समझ आ रहा है? अगर बॉस ही सब कुछ है, काम को समय पर देना और प्रमोशन होना ही सब कुछ है, और आपके टेंशन के कारण से आप जो है परेशान होकर के आप खुद रुग्ण हो रहे हो या डिप्रेशन में जाने वाले हो, तो फिर आपका वह प्रमोशन भी किसका होगा? फिर प्रमोशन किसका होगा? पर्याय का कि द्रव्य का? ये भी एक सोचने की बात है। नहीं समझ आ रहा है? प्रमोशन किसका होगा? प्रमोशन तो पर्याय का ही हो रहा है ना। अगर हम द्रव्य को देखेंगे कि भाई आखिर हमें पहले अपने द्रव्य को संभाल के रखना है, पर्याय तो जैसी आएगी हो जाएगा। कभी काम ज्यादा, कभी काम कम, कभी किसी के मन का हो गया, कभी नहीं हुआ। एक मन का कर देंगे, दूसरी बार फिर वो फिर कह देगा भाई अब तो तुम बड़े मास्टर हो गए, तुम तो कर ही लेते हो, अब दोबारा फिर करो इसको। समझ आ रहा है? तो यही टेंशन है आजकल की जॉब में, बच्चे बच्चियों को यही टेंशन है। और इसी के कारण से जो है बस कभी भी उनको ये समय नहीं मिल पाता कि हम थोड़ा शांति से बैठ के देखें कि ये जो काम है इस काम में कौन सा काम अपने काम का है। काम कुछ भी काम का नहीं है, सिर्फ जो फाइल है पूरी करके देना है, उसमें काम की कोई चीज नहीं है, लेकिन पैसा उसी के ऊपर मिलेगा। समझ आ रहा है ना? तो उसमें हम ये सोचें कि ये कौन से द्रव्य का क्या परिणमन चल रहा है। हम अपने जीव द्रव्य के परिणमन को बिगाड़ करके और हम किसी का कुछ काम कर भी रहे हैं तो इससे हमारा क्या भला हो रहा है। इतना अगर विचार आ जाए तो वहीं पर आपका सम्यक ज्ञान आपके टेंशन को, आपके स्ट्रेस को, सब कुछ डाउनवर्ड ले जाएगा।
बस दिमाग को हल्का बनाओ। क्यों हल्का बनाओ? मेरा द्रव्य कभी भी पर्यायों का भार अपने ऊपर धारण करता ही नहीं है। ये सब थोड़े समय की चीजें हैं, चल रही हैं। जितना हम कर पा रहे हैं हम अपनी शक्ति के अनुसार कर रहे हैं। इतना अगर सोच करके आप चलोगे तो आपके लिए कोई टेंशन नहीं होगा। लेकिन हमें ज़्यादा चाहिए, जल्दी प्रमोशन चाहिए, तो टेंशन होने लग जाते हैं। द्रव्य कभी जल्दी करता नहीं, द्रव्य अपनी गति से ही चल रहा है। हम जो पर्याय हैं उन्हें जल्दी जल्दी प्राप्त करना चाहते हैं। समझ आ रहा? पर्यायों को जल्दी जल्दी प्राप्त करना चाहते हैं और द्रव्य तो अपनी गति से ही चलेगा। तो पर्यायों के साथ में जो द्रव्य की ये स्थिति बनती है, इसी के कारण से द्रव्य परेशान होने लग जाता है। अब परेशान कौन होगा? जीव द्रव्य, उसका ज्ञान गुण, उसका सुख सब डिस्टर्ब हो जाएंगे। किसके कारण से? इस पर्याय की जल्दी के कारण से। जैसे कोई बच्चा जल्दी करे कि मैं जल्दी बड़ा हो जाऊं, मैं जल्दी बड़ा हो जाऊं, जल्दी लंबा हो जाऊं, कोई जल्दी से कोई टॉनिक बता दो, कोई दवाई बता दो, हाँ जल्दी बड़ा हो जाऊं। तो जल्दी बड़ा कैसे हो जाएगा? और अगर जल्दी बड़ा होने की कोशिश करेगा तो भी उसका कोई साइड इफेक्ट हो जाएगा, परेशान हो जाएगा। बड़ा तो अपने समय से ही होगा, पर्याय तो अपने ही समय से निकलेगी। तो टेंशन होता है हम आगे वाली पर्यायों को जो अभी प्राप्त होना है या आगे होना, उसको हम समय से पहले ही अपने सिर पर रख लेते हैं। समझ आ रहा है? तो करना क्या? द्रव्य के स्वभाव की ओर दृष्टि डालो, द्रव्य को देखो, उसके ज्ञान सुख आदि गुणों को देखो और अभी देखो कि मैं अभी ज्ञान से पूर्ण हूं, सुख से परिपूर्ण हूं। पर्याय के पीछे मत दौड़ो, आपका टेंशन वहीं छूट जाएगा। ये अगर हमारे अंदर करने की कला आ जाएगी तो धीरे धीरे हम स्व समय में स्थित होने की कला सीखने लगेंगे। ये प्रैक्टिकल है प्रवचन सार के। समझ आ रहा है? अभी तक हमने केवल शास्त्रीय भाषा में ही समझा है कि हम चाहते हैं इन सब चीजों का आप प्रैक्टिकल करें। टेंशन हो रहा है पर समय के कारण से, पर्यायों में मूड होने के कारण से, और टेंशन छूट जाएगा किससे? स्व समय में आने से। जब भी टेंशन हो, मैं स्व समय में आ गया। स्व में माने अपने में आ गया, मुझे बाहर से कोई मतलब नहीं, कोई लेना देना नहीं, कोई बॉस का टेंशन नहीं, प्रेशर नहीं, कुछ नहीं। स्व वो सब पर समय है, जो पर है सब पर समय, उसका परिणमन वो जाने। मैं तो पहले स्वस्थ होता हूं, पहले मैं रिलैक्स करता हूं, उसके बाद में फिर मैं कुछ काम करता हूं। ये स्व समय को प्राप्त करने का भाव एक प्रैक्टिकली अपनी डेली लाइफ में आना चाहिए। इतना ही नहीं कि बस हमने सीख लिया, पढ़ लिया, ये स्व समय, पर समय, द्रव्य गुण पर्यायों को जानता है तो वो पर स्व समय हो गया, नहीं जानता है तो पर समय हो गया। जानने का प्रयोजन क्या? तो जानने का ये प्रयोजन है, मेरा द्रव्य कभी भी छूटता नहीं, द्रव्य कभी भी हमसे अलग होता नहीं। तो मैं तो द्रव्य ही हूं, बाकी सब पर्याय है, निकलती रहेंगी, होता रहेगा। हम नहीं भी चाहेंगे तो पर्याय फिर दूसरी तरीके की निकलेंगी, पर्याय तो निकलती रहेंगी। जो कुछ भी होता है परिवर्तन तो पर्याय में है। जैसे मान लो एक कपड़ा है ना, आपका कपड़ा सफेद है, अब वो सफेद कपड़े के ऊपर किसी ने लाल रंग डाल दिया, लाल हो गया। किसी ने हरा रंग डाल दिया, हरा हो गया। किसी ने काला रंग डाल दिया, काला हो गया। किसी ने धूल मिट्टी डाल दी, धूल मिट्टी का हो गया। किसी ने तेल डाल दिया, वो तेलमय हो गया। कपड़ा तो कहीं नहीं गया ना, कपड़ा तो वही है। बाकी सब जो हो रहा है वो सब क्या है? ऊपर से आ रहा है, ऊपर ही उसमें रह रहा है, और वह सब उसके साथ में जब तक उसको रहना है तब तक वह रुकेगा, लेकिन वह छूट जाएगा। द्रव्य तो कहीं नहीं जाएगा, कपड़ा तो कहीं नहीं जाएगा। बस ऐसे ही समझना है, हमारा आत्मा, हमारा आत्म द्रव्य है, वह अनंत गुणों से भरा हुआ एक अखंड आत्म पिंड है, और उसके ऊपर ये सब पर्याय के रूप में सब कुछ सामने आता है। हमें ध्यान किस पर रखना है? आत्म द्रव्य पर, आत्म गुणों पर।
तो हम पर्यायों से बच करके उसमें मूढ़ हुए बिना स्व समय की ओर उन्मुख होने लग जाएंगे। इसलिए टेंशन को दूर करने का, अपने आप को स्वस्थ रखने का सबसे अच्छा उपाय क्या है? स्व समय बन जाओ। इसको बोलते हैं। जब ये चीज बढ़ने लगेगी धीरे धीरे तो क्या होगा? आपकी आदत में आने लगेगा। शांत होना आपका स्वभाव बनने लगेगा। परेशानियों से दूर होकर के अपने प्रसन्न रहना भी आपका स्वभाव धीरे धीरे बनने लगेगा। और यही स्वभाव बनना चाहिए। एकदम से हम आत्म स्वभाव में स्थित नहीं हो सकते हैं, लेकिन आत्मा की ओर तो आए। आत्म स्वभाव में स्थित होना तो बहुत गहरी बात हो गई। वो तो तब होगा जब हम आत्मा का इतना तीक्ष्ण ध्यान करें, इतना पैना ध्यान करें कि उसमें हमें अपने शरीर और मन का भी कोई भान ना रहे, और हम पूरे के पूरे उस ध्यान में इतना लीन हो जाएं कि हम अपनी आत्मा के गुण और आत्मा के स्वभाव में ही अपने आप को बस रमण करने लग जाएं। तो ये आत्म स्वभाव के ध्यान के साथ प्रक्रिया शुरू होते होते जब वो केवल ज्ञान प्रकट हो जाता है, तब वो आत्म स्वभाव में स्थित हो जाता है। तो आत्म स्वभाव में स्थित होना तो बड़ी बात हो गई। अभी क्या करें? इसको पढ़ने से अब क्या करें, क्या सीखें? तो वो चीज हम ये सीख सकते हैं कि आत्मा की ओर उन्मुख होना। अब जो हमारी पर्याय पर के साथ जुड़ रही थी, टेंशन ले रही थी, उस पर्याय को मोड़ दो। मोड़ माने भी पर्याय है, और पर्याय को भी अब मोड़ देना। एक समझ आ रहा है? पर्याय को किसकी ओर मोड़ दो? अपने द्रव्य की ओर मोड़ दो। मैं आत्म द्रव्य हूं, ज्ञानमय सुखमय द्रव्य हूं। ऐसा जैसे ही आप उसको मोड़ दोगे, तुरंत उसका बाहर का टेंशन उससे हट जाएगा, क्योंकि उस पर्याय पर लोड पड़ रहा था, वो अपने से सहन नहीं हो रहा था, इसलिए जो डिप्रेशन हो रहा था, टेंशन हो रहा था।